कॉमर्स क्लासेस में हूं तबिता और हम लोग कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर और इस चैप्टर में हमने इसके 2 डिसीजन कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम थर्ड डिसीजन करेंगे जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन ये कहता है कि जब आपको प्रॉफिट जितना होता है ना, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें से कितना प्रॉफिट कंपनी रिटेन करके चलेगी। रिटेन मतलब जोड़ कर चलेगी और उसे रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है कंपनी की भाषा में। तो कितना हमें जोड़कर चलना है और कितना हमें अपने शेयर होल्डर को डिवाइड कर देना, उनको बांट देना है। सो ये डिसीजन लिया जाता है हमारे डिविडेंड डिसीजन में। सो डिविडेंड डिसीजन में क्या डिसीजन लिया जाता है? हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर और हाउ मच टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। हम अपने घर में भी जोड़ के चलते हैं ना, तो वैसे ही बिजनेस भी अपने पैसे जोड़ के चलते हैं। क्यों जोड़ के चलते हैं? ताकि उसके आने वाले खर्चे या कोई भी उसको बिजनेस एक्सपेंड करना है तो वहाँ उसे यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन 2 चीजों में बिजनेस अपना डिसीजन लेगा, कितना जोड़ना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये चीज किस पर डिपेंड करती है, इसके फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं जो कि टोटल 11 फैक्टर्स हैं। 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे जो कि बहुत सिंपल एंड ईजी है। देखो, सबसे पहले है अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग डिसीजन में कैसे हेल्प करते हैं कि अगर आपकी अर्निंग अच्छी है, भाई अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो और अगर कम कमा रहे हो तो बिजनेस में जोड़ के चलो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज अमाउंट ऑफ अर्निंग। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब हुआ कि आपकी अर्निंग कितनी स्टेबल है। इसका मतलब होता है ना, जैसे कई बार हमने देखा है कई बिजनेसेस एक साल बहुत पैसा कमाते हैं, दूसरे साल भी कमा लेते हैं, बट आने वाले 30 से 34 साल बहुत लॉस है, फिर प्रॉफिट है, फिर लॉस है, तो उनकी अर्निंग जो है वो स्टेबल नहीं है। सो ऐसे बिजनेसेस को पैसा जोड़ के चलना चाहिए, यानी कि रिटेन करके चलना चाहिए। वहीं अगर हमारी अर्निंग स्टेबल है, हमें पता है इतना पैसा तो आ ही जाएगा, सो हम फ्रीली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो ये किस पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग पर। थर्ड आता है गाइस स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। समटाइम कंपनी की पॉलिसी होती है कि भाई इतना डिविडेंड तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। सो ये पॉलिसी होती है कंपनी की, सो हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये नहीं कि इस साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते, नहीं, हमें अपने प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए उस हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और करना चाहिए भी, ताकि कंपनी की रेपुटेशन भी बनी रहे। सो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। फोर्थ होता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब अगर कंपनी आगे ये देख रही है कि भाई हमें ग्रोथ करनी है, हमें एक नया और बिजनेस एम्पायर स्टार्टअप करना है, सो कंपनी क्या करती है? जोड़ कर चलती है, इतना ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। सो कंपनी जोड़ के चलेगी उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस कैश फ्लो पोजीशन। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है बट पैसा नहीं है। सो इसमें हमें अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है तो हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, और अगर अच्छी नहीं है तो हमें उस पैसे को रिटेन करके चलना चाहिए। उसके बाद आता है 6 गाइस शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप जब शेयर इशू करते हो तो कुछ प्रोमिसेस करते हो शेयर होल्डर्स से कि भाई इतना तो हम आपको पैसा देंगे ही देंगे, बहुत सारे वादों के साथ किया जाता है। एंड शेयर होल्डर्स भी डिपेंड होते हैं कंपनी पे कि भाई कंपनी हमें देगी तभी हमारा घर चल पाएगा। सो आपको अपने शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस को देखकर भी चलना है कि वो क्या चाहते हैं, है ना, तो उस चीज़ को देखकर भी हम डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। इसके बाद आता है गाइस 7th टैक्सेशन पॉलिसी। सो टैक्सेशन पॉलिसी का डिविडेंड से क्या रिलेशन है? क्योंकि जो भी हम डिविडेंड देते हैं ना, कंपनी को उस पर टैक्स पे करना होता है। सो अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है तो इट मीन ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ना डिविडेंड मत डिस्ट्रीब्यूट करो, रिटेन करके चलो, और जब टैक्स रेट थोड़ा कम हो जाए तब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो टैक्स भी हमारा बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है। अभी तक जो इसमें लिखा है जैसा कंपनीज एक्ट 2013 में कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो 15% है। ठीक है, और शेयर होल्डर्स को इस पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि वो सिर्फ 10 लाख तक का डिविडेंड उनके हाथ में आ रहा है। यानी कि मैं अगर शेयर होल्डर हूँ और मुझे 10 लाख तक का शेयर होल्डर डिविडेंड मिल रहा है तो मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 10 लाख से ज़्यादा मिलेगा तो शेयर होल्डर को भी टैक्स देना पड़ता है, दैट इज़ 10%, और कंपनी को कितना देना पड़ता है? 15%। इसके बाद आता है गाइस 8 स्टॉक मार्केट रिएक्शन। समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई हमारे को देखना पड़ता है कि स्टॉक मार्केट यानी कि जहाँ पे भी हमारे शेयर लिस्टेड है उनका क्या रिएक्शन है। अगर हमें लगता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारे शेयर के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे
तो भाई कर दो, आपके मार्केट पोजीशन अच्छी होगी, है ना। और समटाइम्स ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या नहीं करेंगे तो डिक्रीज हो जाएंगे, तो इन चीज़ों को देखकर भी हम डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट 9th, असेस टू कैपिटल मार्केट। कई बहुत सारी ऐसी रेप्यूटेड कंपनीज होती है जिन्हें पता है यार मार्केट से पैसा उठा लेंगे, देखा जाएगा, पैसा अरेंज हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। तो ऐसी कंपनीज जो है ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा अरेंज हो जाएगा। बट कई कंपनीज ऐसी होती हैं गाइस जिनको पता है कि भाई पैसा अरेंज नहीं हो पाएगा, तो वो जोड़ कर चलती है। हमारे घरों में भी ऐसा होता है ना, जब हमें पता है अरे यार पापा दे देंगे, तो हम क्या करते हैं, अपने पैसे पॉकेट मनी को खर्च करते हैं। जब पता है पापा नहीं देने वाले, तो हम उस पॉकेट मनी को जोड़ के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है गाइस 10th, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते समय अपनी लीगली जो हमारी पॉलिसीज़ बन रखी है उसको भी देखना पड़ता है, जो कि कंपनीज एक्ट हमें बताती है कि भाई डिविडेंड जो है आपका एवरेज होना चाहिए 3 प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी आपके पास इतना पैसा तो रिजर्व में होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद 11th है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। अब ये क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट होता है कि समटाइम्स जब हम लोन लेते हैं बैंक से, तो लोन जब लेते हैं तो हमारे ऊपर ना प्रेशर डाल दिया जाता है, या हमारे ऊपर, मतलब प्रेशर तो नहीं मैं बोलूँगी, हमारे ऊपर हमसे साइन करवा लिए जाते हैं कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे क्योंकि आपको अभी इंटरेस्ट पे करना है आने वाले सालों में। सो ऐसे केस में अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है बैंक वगैरह से, तो हमें उन पॉलिसीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए। तो टोटल 11 गाइस ये हमारे डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, और अगर समझ आए गाइस तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इंस्टाग्राम पर आप अपने डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पर भी, और मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए।